नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीएससी बहस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हर रोज यहाँ पर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर। और आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है। जैसा ही चुनाव की गर्मा गर्मी चल रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमने टॉपिक लिया है। टॉपिक का नाम है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। आखिर ये कानून की जरूरत क्यों पड़ी? ये कानून कहता क्या है? बात काफ़ी समय पहले की है। आज से करीब आप मान के चलिए 30 साल पहले की बात है। ये करीब 25-30 साल पहले की, जब नेता लोग या हम कहें हमारे सांसद या जो विधायक थे, वो किसी हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए पार्टी से बेदखली, पार्टी से धोखेबाजी या लोगों से, जनता से मेनली धोखेबाजी करते थे। तो इस कानून की ज़रूरत पड़ी। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक नया कीर्तिमान रचा इस कानून ने। बात है 1985 की, जब ये कानून संवैधानिक संशोधन के बाद हमारे संविधान में शामिल हुआ। 52nd 52वें संवैधानिक संशोधन के बाद 1985 में दल बदल कानून हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया। इसके लिए 4 आर्टिकल में, 4 अनुच्छेदों में बदलाव किया गया तथा एक नए शेड्यूल का गठन हुआ, जिसे हम 10th शेड्यूल कहते हैं। और इस 10th शेड्यूल को ही एंटी डिफेक्शन लॉ के तौर पर जाना जाता है। इसमें एक बदलाव और हुआ था। 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, आई थिंक। हम इसको कंफर्म करेंगे इसी वीडियो में आगे में। तो उसमें एक चीज को इस कानून से निकाल कर अलग कर दिया गया था। उसमें तब कानून में ये चीज जोड़ी गई थी, 52वें संविधान संशोधन जो हुआ था, कि स्प्लिट के दौरान जो डिफेक्शन होगा वो वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस बात को आगे वीडियो में हम क्लियर करते हैं। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो पैमाना निर्धारित किया गया, आपका जो हमारे सांसद और विधायक जो भी थे, एमपीज या एमएलएज, उनके लिए 3 क्राइटेरिया थे। पहला क्राइटेरिया, जो वो किसी पार्टी के मेंबर हैं तब। दूसरा क्राइटेरिया, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं। तीसरा क्राइटेरिया, जब कि वो नॉमिनेटेड है। तो पहला क्राइटेरिया, जब वो किसी पॉलिटिकली पार्टी के मेंबर हैं, तो वो अगर ऐच्छिक त्यागपत्र देते, अपनी मर्जी से ही पार्टी की वो सदस्यता छोड़ते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा। और अगर वो पार्टी के डायरेक्शन, जो पार्टी ने बताया कि आपको इस वोट में, इस बिल में वोट यस में देना है या नो में देना है, इसके खिलाफ जाते हैं या अपनी कोई मनमानी करते हैं, तो भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आएंगे और डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बात आती है इंडिपेंडेंट जो मेंबर होते हैं उनके लिए। जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट ही रहें तो ठीक है। अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है। बात आती है नॉमिनेटेड मेंबर्स की। नॉमिनेटेड मेंबर्स को कुछ छूट प्राप्त है। वो जब नॉमिनेट होते हैं एमएलए के तौर पर या एमपी के तौर पर, तो उन्हें 6 महीने की अवधि दी जाती है, जिस अवधि के दौरान अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने की अवधि के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा। अब बात करते हैं, इस कानून में कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे भी बातें हैं जो नहीं अप्लाई हो सकती। जैसे कि कोई एक पार्टी है और उस पार्टी के टोटल सदस्य जो हैं, उनका 2/3 किसी और पार्टी में मिल जाए। जब 2/3 पोर्शन के जो मेंबर्स होंगे किसी और पार्टी में शामिल होते हैं, तो वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि वहाँ ये देखा जाता है कि पूरी विचारधारा ही चेंज हो जा रही है। और अगर हम सबको ही एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत ला के उनको पद से इस्तीफे देने पर मजबूर कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो जाएगी हमारी पार्लियामेंट में और देश चलाने में एक
अस्थिरता महसूस हो। बात दूसरी और है इसमें एक एक्सेप्शन कि अगर किसी मेंबर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाए या अगर हम अपने विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, तो वहां पर उसको मोहलत दी जाती है, छूट दी जाती है कि उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जाता है, कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर पद संभाल सकता है और पद छोड़ने के बाद पार्टी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ ये दो एक्सेप्शंस होते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में। बात करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उस पर जो लास्ट डिसीजन होगा, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगी। तो डिसाइडिंग अथॉरिटी के तौर पर जब अप्लाई हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ, जब चालू हुआ था, मतलब संविधान में लागू किया गया था, इसे अपनाया गया था, तब तक ये सिद्धांत था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा हाउस का, हाउस मीन्स हमारी जो पार्लियामेंट है या जो हमारी विधानसभा है, उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा यानी जो अध्यक्ष होगा, वो ही डिसाइडिंग अथॉरिटी के तौर पर वर्क करेगा। उसका जो निर्णय होगा वो ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। लेकिन 2003 के किहोतो होलोहान केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जो डिसाइडिंग ऑफिसर होगा यानी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो एज अ ट्रिब्यूनल ही वर्क कर सकता है। वो कोई भी कानून के बारे में जानकारी नहीं रखता है संपूर्ण, तो वो अगर कोई भी फैसला सुनाता है तो वो फुल एंड फाइनल जजमेंट नहीं होगा, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में की जा सकती है। ये किहोतो होलोहान 2003 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और उसके बाद से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसकी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अब बात आती है कि रूल मेकिंग पावर जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें और भी कुछ कानून जोड़ने हो, कुछ बातें रखनी हो, तो वो कौन कर सकता है। तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है। वो अपने कुछ सिद्धांत बनाता है, उसको हाउस के फ्लोर पे रखता है, डिस्कशंस होते हैं, 30 दिन की मोहलत होती है सभी मेंबर्स को अपने अपनी चीजें रखने की, बताने की। और जब ये सब होता है तो 30 दिन का समय दिया जाता है। फिर जिस मेंबर पर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो रहा है उसको खुद का सेल्फ एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी बुलाया जाता है और उसको इजाजत दी जाती है, ताकि जो प्रिविलेज कमेटी है वो इंक्वायरी कर सके। ये तमाम रूल मेकिंग पावर हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है। बात करते हैं कि इस एक्ट का जो अगर हम इवेल्युएशन करें तो ये कई हद तक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में नए बदलाव आए। 1985 के बाद से दल बदल कानून लागू होने से एक स्थिरता आई है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल एरिना में लाया गया एक बहुत ही जगत व्यापी और साथ ही साथ प्रभावकारी कानून था जो अभी भी चल रहा है। अब बात करते हैं इस कानून के एडवांटेज की। पहला और बड़ा तगड़ा एडवांटेज इसका था कि इसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रदान करी। कोई भी नेता विधायक ऐसे ही, जैसा आपने बताया, फाइनेंशियल गेन के लिए अपने पद को दरकिनार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी अगर वो किसी फाइनेंशियल गेन या अपने हित के लिए किसी बिल के विरोध में जाके अपना निर्णय दे, या पार्टी के विरोध में जाके, जिससे कि उसकी खुद की हानि होगी। तो ये इसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रदान करी, जिसकी मदद से करप्शन कम हुआ। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली तो करप्शन भी कम हुआ, और इसने लोकतांत्रिक ढांचे को भी एक मजबूती प्रदान करी। इसकी वजह से पहली बार संवैधानिक पहचान मिली राजनीतिक पार्टियों को, कि जो उनकी विचारधारा थी वो उस विचारधारा पे मजबूती के साथ एक लौह स्तंभ के तौर पर खड़े दिखाई दिए। अब ये सारी बात तो हो गई एंटी डिफेक्शन लॉ के पक्ष में, पर ये जरूरी नहीं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो।
हो सकता है कि ये कानून जब लाया गया तो इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस वर्क कर रही हों, तो उसी की वजह से कुछ क्रिटिसिज्म भी इस कानून को झेलने पड़ते हैं। जैसा कि पहला कानून है कि इसने बॉस टाइप स्ट्रक्चर को कानून को बढ़ावा दिया, क्योंकि अगर किसी आदमी का खुद का अपना पर्सनल एक राय है किसी कानून को लेके यस या नो में, तो वो नहीं दे सकता क्योंकि पार्टी ने उसको मना कर रखा है। तो ये एक बॉस टाइप स्ट्रक्चर कानून है जिसमें डिसेंट और डिफेक्ट में कोई फर्क को ज्यादा उजागर नहीं किया गया। जैसे कि कोई कानून है, अब इसमें पर्सनल मेरा व्यू है कि नहीं ये कानून जनता के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे कहा है कि नहीं आपको इसको यस में ही वोट करना है कि ये जनता के लिए कानून अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे खुद की राय, जो अपना खुद का व्यू है, डिसेंट और डिफेक्ट जो अपना पार्टी बता रही है, उसमें दोनों में द्वंद्व है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रक्चर हो गया कि पार्टी ने घोषित कर दिया तो हमें वही करना। इसमें केवल एकाकी डिफेक्शन को ही बंद किया गया। मींस अगर कोई एक मेंबर डिफेक्ट कर रहा है या कुछ पार्टी के खिलाफ कर रहा है तो उसको उस पर डिफेक्शन चाल लागू हो सकता है। लेकिन अगर कई मेंबर्स का ग्रुप है जिससे की वजह से पार्टी के 2/3 लोग उस ग्रुप को फॉर्म करते हैं, तो वहां पर एंटी डिफेक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि एक पूरी विचारधारा ही अलग हो रही। तो ये द्वंद्व है यहाँ पर भी। और तीसरा यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म है इस कानून को लेके, वो ये है कि इसका इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड जो डिफेक्शन क्राइटेरिया है वो इलॉजिकल है। भाई कोई अगर इंडिपेंडेंट पर्सन है, मेंबर है, चुनाव जीत के आया है, तो उस पर आप अगर वो किसी पार्टी में शामिल होता है तो वहां तो आप तुरंत एंटी डिफेक्शन लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर आप द्वारा नॉमिनेट किया गया, सरकार द्वारा नॉमिनेट किया गया और हाउस में आ रहा है, पार्लियामेंट में आ रहा है, विधानसभा में आ रहा है, तो उसको आप 6 महीने का समय दे रहे हैं कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। अगर 6 महीने के अंदर कर रहा है तो कोई एंटी डिफेक्शन नहीं, लेकिन अगर 6 महीने के बाद कर रहा है तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये थोड़ा इलॉजिकल है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन मेकिंग है वो भी थोड़ी डाउटफुल लगती है। क्यों? क्योंकि पहला, अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो हो ना हो वो किसी ना किसी पार्टी का तो होगा ही, तो कहीं ना कहीं तो वो पॉलिटिकल थोड़ा इम्पार्शियलिटी पैदा होगी उसमें, एक पार्टी की तरफ उसमें झुकाव होगा ही होगा, ये सबको मानना होगा। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जरूरी नहीं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, जो एंटी डिफेक्शन लॉ में निर्णय देने वाला हो, वो अध्यक्ष को पूरी तरीके से कानून का ज्ञान हो। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और ये चीज को खुद 1991 में रवि राय और 1993 में शिवराज पाटिल जी ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया था एंटी डिफेक्शन लॉ में निर्णय देते वक्त, कि उनको प्रॉपर कानून का ज्ञान नहीं है, वो कैसे इस पर अपना एडजुडिकेट कर सकते हैं, मीन्स कैसे वो जजमेंट दे सकते हैं। तो ये सारी बातें थी आपका एंटी डिफेक्शन लॉ पे। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।